नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द जीएस प्लेटफॉर्म पर। मैं रमन सिंह हाजिर हूँ आज एक नए वीडियो स्लाइड के साथ, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है वो है विश्व थैलेसीमिया दिवस, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। थैलेसीमिया दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 8 मई को, यानी कि हर साल जो है ये जो 8 मई है, इस दिन यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है। इस बार जो थीम है 2020 की थैलेसीमिया दिवस की, वो है द डाउनिंग ऑफ अ न्यू इरा फॉर थैलेसीमिया, टाइम फॉर अ ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोबेल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट। ठीक है। तो ये बहुत लंबी थीम है, मेरे ख्याल से कभी कभी एग्जाम में थीम पूछ देते हैं, तो आप देख लेना कि जो सबसे लंबी थीम है वो सही हो गई। एक ट्रिक भी है कि कभी 4 ऑप्शन होते हैं, तो सबसे लंबा जो ऑप्शन होता है वो अक्सर सही हुआ होता है, या हमने होते हुए देखा है। ये मतलब मेरा खुद का अनुभव है, मैं ये नहीं कहता कि हमेशा होगा ही, ये पर मेरा अनुभव है कि सबसे लंबा होगा जो ऑप्शन वो हमेशा सही माना जाता है। तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये है क्या थैलेसीमिया। तो यह एक आनुवंशिक रक्त विकार है जिसका कारण शरीर में सामान्य से कम हीमोग्लोबिन हो जाता है। तो ये क्या है? आनुवंशिक रक्त विकार है, यानी कि खून संबंधित बीमारी है, ये ब्लड डिजीज है। और कैसे ये जेनेटिक है, यानी कि माता पिता से सीधे बच्चों में आती है। अगर माता पिता में से दोनों को हुई है तो बच्चों में ये आएगी पूरी तरीके से। अगर माता पिता में से कोई वाहक है तो बच्चे भी इसके अफेक्टेड होंगे इससे, लेकिन पूरी तरीके से उजागर नहीं होगी। तो भाई ये तभी होगी जब माता पिता में तो ही होगी। साफ है, आनुवंशिक प्रकार है, यानी कि कोई वैसी बीमारी नहीं है, ये आनुवंशिक है। ठीक है। और इसमें होता क्या है, जिस कारण शरीर में सामान्य से कम हीमोग्लोबिन बनता है। इनकी ऐसे लोगों में जिनमें ये थैलेसीमिया होती है, इन लोगों में जो हीमोग्लोबिन है वो काफ़ी कम बनता है। ठीक है। यही वजह है कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर और थकान फील करते हैं। और इससे क्या एनीमिया का कारण बन सकता है। एनीमिया, इनकी खून की कमी। जाहिर सी बात है, जब हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो इन लोगों में खून की कमी देखने को मिलती है। किन में? जिनमें थैलेसीमिया की बीमारी होती है। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये बन सकता है कि थैलेसीमिया क्या है। तो ये क्या है? आनुवंशिक रक्त विकार है। इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, तो वो है हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन कम होने से क्या होता है भैया? ब्लड कम होता है। जब ब्लड कम होगा तो ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे? ऐसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं एनीमिया। ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार से 2 या 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इसके बाद में हम और जानेंगे। तो होता क्या है कि सामान्य तौर पर स्वस्थ मनुष्य की जो आरबीसीज हैं, लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है। लेकिन थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्ति की लाल रक्त कणिकाओं, इनकी जो आरबीसीज हैं, की आयु घटकर सीधा 20 दिन रह जाती है। इसका सीधा असर हीमोग्लोबिन पर पड़ता है। अब देखो, ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक हम जो भी स्वस्थ लोग हैं, हम सभी की जो आरबीसीज हैं, उनकी जो औसत आयु है वो कितनी है? 120 दिन होती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में थैलेसीमिया पूरी तरीके से है, देखो ये 2 प्रकार का होता है, माइनर और मेजर। अगर मेजर है तो होता क्या है कि उनकी जो आरबीसीज हैं, इनकी लाल रक्त कणिकाएं हैं, उनकी आयु घटकर 120 दिन से सीधी 20 दिन रह जाती है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसका सीधा असर कैसे पड़ता है? हीमोग्लोबिन पर। अब होता क्या है, हमारे ब्लड में जो है हमेशा जो है आरबीसी बनती रहती हैं और मरती रहती हैं। और एक आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो 120 दिन पड़ जाता है, और यहाँ पर 20 दिन ही है। तो बड़ी तेज़ी के साथ इनमें खून की कमी देखने को मिलती है। यही वजह है कि इनमें एनीमिया हो जाता है। अगर माइनर है तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वह थकान और सुस्ती फील करेगा, और मेजर है तो खून तो बहुत कम होता है, उसमें तमाम प्रकार की बीमारी हो सकती हैं। और ज़्यादा बीमारियाँ होने से समझ लो भैया, उसका तो नाम नाम सत्य है फिर। ऐसे व्यक्ति में रक्त में हीमोग्लोबिन कमी से ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं पहुंच पाने के कारण थकान सुस्ती रहती है और व्यक्ति अनेक रोगों से शिकार हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि जब भाई खून ही मेन चीज़ है, जब ब्लड ही नहीं है बॉडी के अंदर, हीमोग्लोबिन नहीं है, ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, उसके जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं, जो ऊतक हैं, वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, बॉडी ऑर्गन जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे इंसान में फिर कई बीमारियाँ हो सकती हैं। और तमाम बीमारियों के ग्रुप के साथ वह व्यक्ति कैसा होता है? मर जाता है। हीमोग्लोबिन देखते हैं क्या है भाई। ये हमारा सब टॉपिक है, हीमोग्लोबिन बार बार आ रहा है, और हीमोग्लोबिन से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये साइंस वाले पार्ट से है, तो वहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। यह एक श्वसन वर्णक है, इनकी रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जिसका लाल रंग होने का कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन कैसा है? एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, वर्णक है, जो कैसा होता है? लाल रंग का होता है। और यही वजह है कि इसका जो हमारा रक्त है उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। वो किसकी वजह से होता है? हमारे खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। यह दो सब यूनिट हीम और ग्लोबिन नामक प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। अब इसमें ग्लोबिन क्या हो गई? ये हमारी प्रोटीन हो गई, और हीम क्या है? ये वो वर्णक है जो लाल रंग का होता है। ठीक है। लाल रंग हीम की वजह से होता है। यह ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और इसी रूप में
और इसी रूप में ऑक्सीजन हमारे शरीर के ऊतकों तक पहुंचती है। भाई यहाँ पे देखो थोड़ा ये टाइपिंग मिस्टेक में एक्चुअल 2 बार हाँ हो गया है, तो इस बार हाँ को कट कर देते हैं यहाँ पर। तो क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में पहुंचता है। तो हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में कि ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर क्या बनाती है, तो वो बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी कि हमारे शरीर में हमारी जो सेल्स हैं, हमारे टिश्यूज़ हैं, हमारे जो ऊतक हैं, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, वहाँ तक जो ऑक्सीजन पहुँचती है वो हमेशा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ही पहुँचती है। ठीक है, डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में नहीं पहुँचती है। कैसे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक यौगिक बनता है और फिर ये हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुँच जाता है। एक हीमोग्लोबिन में जो उसका अणु है वह 4 ऑक्सीजन अणुओं को आपस में जोड़ करके फिर ले जाता है बॉडी के अलग अलग पार्ट तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर ये रखना है ये साइड में, कि ये क्या है कि हमेशा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यानी कि हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, वो ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में गेन करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस के लिहाज से देखा जाए। अब देखते हैं इसके प्रकार। तो थैलेसीमिया 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका माइनर थैलेसीमिया और एक होता है आपका मेजर थैलेसीमिया। माइनर में क्या होता है कि अगर माता और पिता दोनों ही कैसे हैं, इसके वाहक हैं, या केवल पिता वाहक है, या केवल माता वाहक है, या फिर दोनों ही वाहक हैं, ऐसे किस्म में जो संतान पैदा होगी उनमें भी क्या होगा, इसके दोनों क्रोमोसोम पर जो है माइनर थैलेसीमिया के जीन होंगे। तो होता क्या है कि माता में भी है और पिता में भी है, तो केवल माइनर ही होगा। मतलब ये है कि पूरी तरीके से बीमारी उभर के नहीं सामने आएगी। होता क्या है कि हम लोगों में 2 होते हैं क्रोमोसोम, फीमेल में XX और मेल में X और Y। तो जब ये दोनों क्रोमोसोम पर इसके जीन पहुंच जाते हैं तब ये मेजर फॉर्म में देखने को मिलेगा, और इनमें से केवल एक पर ही रहता है तो यह केवल माइनर फॉर्म में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जब दोनों में होगा तो ये कैसा हो जाएगा, मेजर, और जब ये केवल एक में है तो कैसा हो जाएगा, ये माइनर। अगर XX क्या है, फीमेल है, तो अगर दोनों में है तो फिर फीमेल कैसी है, अफेक्टेड है, और केवल एक में है तो वो केवल कैरियर है। ऐसी मेल XY क्या है, आपका मेल है, अगर दोनों पर ही इसका जीन मौजूद है तो ये कैसा है, अफेक्टेड, और केवल एक किस पर, Y पर ही है इसका जीन। ठीक, या केवल X पर है तो क्या हो जाएगा, ये हमेशा माइनर। तो ये यहाँ ध्यान देने की बात है, माइनर और मेजर। माइनर कम नुकसानदेह है, व्यक्ति रक्त आदान करा करके खून चलवा करके जिंदा रहता है, लेकिन मेजर इसकी क्रिटिकल पोजीशन है। ठीक है, ये थोड़ा हार्मफुल है मेजर वाला, इसमें डेथ रेट जो है ना वो काफ़ी हाई है। उपचार की अगर हम बात करें तो उपचार में क्या है, 1 महीने में 2 से 3 बार खून चढ़ाया जाता है। अब ऐसा व्यक्ति जैसे थैलेसीमिया है और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन है, तो वहाँ पर व्यक्ति को 1 महीने में 2 से 3 बार और कभी कभी 5 बार तक ब्लड डोनेट करते हुए लोगों को देखा है और चढ़वाते हैं। कारण ये है कि सीधी सी बात है कि उनकी जो RBC है उसकी जो लाइफ स्पान है वो कितनी है, केवल 20 डेज़ है। 20 दिन में ही उनकी जो RBCs हैं उनकी डेथ हो जाती है, और नई RBC इतनी तेज़ी से बन नहीं पाती हैं। लिहाजा ऐसे लोगों को खून चढ़वाना पड़ता है, तब जा करके वो जिंदा रहते हैं। दूसरा इसका उपचार है बोन मैरो प्रत्यारोपण, यानी कि जो बोन मैरो है उसका प्रत्यारोपण। और ये बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत खर्चीली व्यवस्था है ये, और इतनी आसानी से बोन मैरो मिलती भी नहीं है, और ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति को हर किसी की बोन मैरो सूट कर ही जाए। तो ये थोड़ा महंगा भी इलाज है और थोड़ा मुश्किल है, इतनी जल्दी हो नहीं पाता है। तो केवल एक ही तरीका बचता है लोगों के पास, अगर उनको कोई बीमारी है, वो है महीने में 2 से 3 बार खून चढ़वाना। और खून भी तब चढ़वाएंगे जब उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ठीक होगी, अगर नहीं है तो फिर ये भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि थैलेसीमिया रोग है, ऐसे मरीजों की जो RBCs की जो लाइफ स्पान है, इनकी जो औसत आयु है वो कितनी होती है, तो वो होती है केवल 20 दिन। ठीक है, चलिए एक केस स्टडी है जिसमें मैंने जो है वाहक पिता और वाहक माता को रखा है। यानी कि पिता भी वाहक है, यानी कि 2 क्रोमोसोम में से केवल Y क्रोमोसोम है X पर, और माता यानी कि XX में से किसी एक पर होगा। तो पिता में भी जीन केवल कैरियर फॉर्म में है, उसकी माँ में भी ये जीन कैरियर फॉर्म में है। तब देखते हैं कि उनकी संतान में क्या पैटर्न होगा। देखो यहाँ पर कई पैटर्न होते हैं। अगर सामान्य माता पिता हैं तो कोई बात नहीं है। अगर पिता वाहक है और माता सामान्य है तो देखेंगे, या पिता सामान्य है माता वाहक है तो देखेंगे, या माता पिता दोनों ही वो वाहक हैं तो देखेंगे, या फिर माता पिता दोनों ही थैलेसीमिया से अफेक्टेड हैं। तो कई प्रकार के बन सकते हैं। कभी कभी दोनों अफेक्टेड दिखाते हैं, कभी एक अफेक्टेड एक नॉर्मल, कभी एक कैरियर एक नॉर्मल। इस तरीके से कई प्रकार के जो इसमें पैटर्न बन सकते हैं, जो हम एक पैटर्न को इसमें समझेंगे।
तो भाई देखो यहाँ पर एक पैटर्न को शामिल कर रहे हैं। इसमें देखो क्या दिखाया गया है, पिता भी वाहक क्या है, कैरियर फादर और कैरियर मदर, ठीक है। यानी कि पिता भी इसका जो है ये हो गया पिता और ये हो गई इसकी माता। अब संतान को देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि देखो यहाँ पर इस तरीके से चलेगा मामला। तो ये एक पहला पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा, चार बच्चे लिए गए हैं। तो पेडिग्री चार्ट के हिसाब से अगर निकाला जाए तो वो कहते हैं कि 4 बच्चों में जो पहला है वो कैसा है, अनअफेक्टेड है। और हो सकता है कि 2 बच्चे कैसे हो सकते हैं यहाँ पर, अनअफेक्टेड कैरियर, तो ये कैरियर है। और एक बच्चा कैसा है, एक बच्चा इसमें से टोटल अफेक्टेड है। अब ये है कैसे, इसको समझना है। पिता में कितने हैं, आर और स्मॉल आर, और माता में क्या है, आर और स्मॉल आर। अब यहाँ पर जो स्मॉल आर है, ये जो बना हुआ है यहाँ पर स्मॉल आर दोनों में, ये क्या है, ये थैलेसीमिया का जीन है इस क्रोमोसोम पर। अब अगर यहाँ से ये पिता से ये कैपिटल आर आया और माता से कैपिटल आर आया तो ये संतान तो कैसी हो गई है, बिल्कुल सेफ है, क्योंकि ना तो कैपिटल आर, दोनों ही कैपिटल आर पर इसके जीन नहीं है। उसके बाद अगर पिता से कैपिटल आर आया और माता से स्मॉल आर आया तो ये जो बच्चा होगा यहाँ पर ये कैसा होगा, कैरियर होगा, क्योंकि इसके दोनों क्रोमोसोम में से केवल एक पर ही ये जीन देखा जा रहा है, स्मॉल आर पर, जबकि कैपिटल आर सेफ है। उसके बाद अगर दूसरी स्टडी में देखा जाए तो माता से कैसा आया है, कैपिटल आर, और पिता से कैसा आया है, स्मॉल आर। इस कंडीशन में भी क्या है, माता का जो कैपिटल आर है वो बिल्कुल सेफ है और पिता का जो स्मॉल आर है उस पर ये जीन देखने को मिल रहा है, तब भी ये कैसा होगा, ये कैरियर इनकी वाहक होगा। जबकि चौथे कंडीशन में देखते हैं, अगर माता से भी कैसा एक्स क्रोमोसोम आ गया, ये वाला आर, स्मॉल आर, और जो पिता है उससे भी कैसा है, स्मॉल आर ही आया है, तो माता और पिता दोनों से स्मॉल आर आ रहा है। तो हमें पता है कि माता का भी स्मॉल आर थैलेसीमिया वाला जीन रखे हैं और पिता का स्मॉल आर भी थैलेसीमिया का जीन रखे हैं। अब दोनों ही स्मॉल आर हैं तो बच्चा कैसा है, बच्चा टोटली अफेक्टेड होगा। तो इस प्रकार की जो केस स्टडीज़ हैं वो आप नॉर्मली खुद निकाल सकते हैं। एक बार आप कर लीजिए कि दोनों माता पिता समान हैं तो बच्चे सारे समान होंगे। एक बार पिता को बाहर कर दीजिए, माँ को सामान्य कर दीजिए, एक बार माँ को बाहर कर दीजिए, पिता को सामान्य कर दीजिए, फिर एक में पिता को अफेक्टेड, माता को सामान्य, एक में माता को अफेक्टेड, पिता को सामान्य, फिर दोनों को ही अफेक्टेड कर दीजिए। इस तरीके से कई स्टडी बन सकती है आराम से, पर एग्ज़ाम में शायद इतना ना आए, पर मैं तो बता रहा था आपको, ठीक है। इसी के साथ साथ जो है आपके WHO ने एक डेटा भी दिया है जिसमें कहा जा रहा है कि 90%, कितने, 90% जो मरीज़ हैं वेस्टर्न कंट्री में वो इस बीमारी के साथ बड़ी आसानी के साथ जी लेते हैं। ये डेटा है, थोड़ा चौंकाने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें भारत की, अगर हम बात करें अपनी कंट्री इंडिया की, तो वो यह कहते हैं कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एडल्ट एज तक पहुंच पाते हैं, बल्कि आधे से ज़्यादा ऐसे व्यक्ति जिन्हें बीमारी है वह एडल्ट एज तक आते आते मर जाते हैं। तो इंडिया में थैलेसीमिया से जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है बजाय वेस्टर्न कंट्री की। तो ये एक सोचने वाली चिंता की विषय है हमारी सरकारों के लिए, ठीक है। चलिए अब आज का प्रश्न नोट करिए, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है। किस जीव की लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु सबसे अधिक होती है। हम इंसानों की तो 120 है, कोई ऐसा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसकी जो RBCs हैं उसकी जो लाइफ स्पान है, इनकी औसत आयु है वो हम लोगों से ज़्यादा हो गई या सबसे ज़्यादा हो गई। तो बात यहाँ पर किसकी है, सबसे ज़्यादा की है, सबसे अधिक। बताइए कमेंट बॉक्स में। उसके पश्चात देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं और इसका आंसर जो है मैं नेक्स्ट स्लाइड में दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करें और जितना हो सके शेयर करते रहिए। PDF टेलीग्राम पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, बना के नोट्स तैयार कर लीजिए। थैंक यू।